हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग वेल। तो आज हमारी फिज़िक्स की 4th क्लास है जिसके अंदर हम 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, जिसको हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। जैसे मैंने आपको थर्ड क्लास में कहा था, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, मैंने उसमें आपको बोला था कि इसके अंदर उसमें कुछ सिंबल्स आए थे, उसमें कुछ जी हमने यूज़ किया था। वो आज हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये टॉपिक ऐसा है जो आप बहुत पहले से आप नाम सुनते आ रहे हैं, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में बहुत सी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपको याद ही करनी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि ग्रेविटेशन होता क्या है। देखिए, अगर मैं बात करती हूँ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार पृथ्वी से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटेशन है या फिर जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो ग्रेविटेशन है यानी जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ये किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। मतलब ये है कहने का कि अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पिंड हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए, ये ऑब्जेक्ट है बी, ये कोई दो पिंड हैं, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दुनिया में कोई भी दो पिंड, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। चाहे उसमें कोई भी हो, मैं हूं ये पेन है, मैं हूं ये बोर्ड है, तो कुछ भी हो, अगर कोई दो पिंड है, कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो एक दूसरे को खींचेंगे। और ये जो खींचने वाली, ये जो अट्रैक्ट करने वाली जो फोर्स है, जो बल है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। लेकिन अगर मैं इन दो पिंड में से एक पिंड को फिक्स कर दूं, इन दो बॉडीज में से एक बॉडी को मैं फिक्स कर दूं कि एक बॉडी जो है वो अर्थ ही है, यानी इसकी जगह मैंने ले लिया अर्थ, पृथ्वी, और दूसरा कोई भी पिंड है, तो ये वाली जो फोर्स होगी इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, या जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ग्रेविटी। तो ये होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, या हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ग्रेविटी। ये था गुरुत्वाकर्षण केंद्र और ये है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र। तो आप समझ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ग्रेविटी में फर्क। तो इसको हम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है कि अगर पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि पूरे यूनिवर्स में अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम खिंच क्यों नहीं रहे एक दूसरे की तरफ। जैसे ये पेन है और मैं हूं, अगर हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो हम क्यों एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं खींचे जा रहे हैं। वो इसलिए यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में पता नहीं कितने सारे बल हैं जो लगते हैं, पता नहीं कितने सारे हैं, और उनमें जो सबसे वीकेस्ट है, जो सबसे कमजोर बल है, जिसकी वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर होती है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अच्छा, ऐसा कौन सा बल है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बल, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, और सबसे ज्यादा कमजोर जो है वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन क्या है? द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी वो बल जिससे दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं।
ग्रेविटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। ऐसा क्यों है, सदिश राशि क्यों है? आप एक चीज देखिए, आप पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हम एक जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का, मैं पृथ्वी का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए आप खड़े हुए हैं, आप आसमान में नहीं जा रहे हैं, आप कूद रहे हैं तो आप वापस पृथ्वी पर ही आएंगे। तो जो गुरुत्वाकर्षण की जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो नीचे की तरफ ही है, तो हमेशा इसमें डायरेक्शन देखा जाएगा। अगर आप पृथ्वी की तरफ जा रहे होंगे तो आप प्लस साइन लेंगे, और अगर आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, आप नेगेटिव निशान लगाएंगे। तो आप एक चीज समझिए, इसके अंदर क्या है, दिशा का रोल है, प्लस और माइनस इसमें आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी राशि हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, यानी सदिश राशि हो गई। तो आप पढ़ सकते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है। तो ये थी सिर्फ गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। लेकिन अगर मैं बोल दूं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ये क्या होगा, ये है आपका कि पृथ्वी प्रॉपर, जब आपने ये दो ऑब्जेक्ट में, ये दो पिंडों में आपने एक पिंड पृथ्वी को अगर आपने फिक्स कर दिया, तो आप देख सकते हैं द फोर्स विद विच अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, वो बल जिसकी वजह से पृथ्वी ऑब्जेक्ट को, पिंड को अपनी तरफ खींचती है, वह बल जिससे पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो आप देख रहे हैं सेम है कि आपने क्या करा, बस पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है। ऑल्सो नोन एज ग्रेविटी, ये पृथ्वी वाली फोर्स को, जो अर्थ वाली फोर्स है, जो पृथ्वी वाला बल है, उसको आप शॉर्ट में गुरुत्वाकर्षण के नाम से बोल देते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है, हिंदी में तो गुरुत्वाकर्षण ये सेम ही है, तो हिंदी में इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण आया आप पृथ्वी के रेस्पेक्ट में आप आंसर लगा सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन हल्का सा फर्क है। तो चलिए हम बात करते हैं, ये था ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से हम धरती पर चल पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमको अपनी तरफ खींचती है। और क्या क्या होता है इस वाली फोर्स की वजह से, आप जो चल रहे हो, जो आप वॉक कर रहे हो, ये इसी फोर्स की वजह से कर रहे हो। आप अगर जंप कर रहे हो, आप कूद रहे हो, आप वापस पृथ्वी पर आ रहे हो, वो इसी फोर्स की वजह से आ रहे हो। अगर आप ये देखिए, जो समुद्र में टाइड्स आती हैं, जो एकदम से लहर आई, आपको पता होगा दिन में 2 बार होता है, एक बार सुबह, एक बार हाई टाइड आती है जिसको शायद ज्वार भाटा बोलते हैं, मुझे याद नहीं है हिंदी का वर्ड, आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, मैं आपको बता दूंगी वैसे कमेंट सेक्शन में। जो टाइड्स होती हैं, एक बार पानी बहुत ऊपर चढ़ता है, एक बार पानी बिल्कुल नीचे उतर जाता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ किस किस के बीच में, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है। जो टाइड्स होती हैं, हाई टाइड एंड लो टाइड, ये होती हैं गुरुत्वाकर्षण की वजह से। पर किन किन के बीच में, ये थोड़े बड़े लेवल की वजह से होती हैं। ये आपका चंद्रमा यानी मून, आपका सूरज यानी सन, और आपकी पृथ्वी यानी अर्थ, इन तीनों के जो भी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होगी, यानी जो भी इनके बीच में पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल लगा होगा, उसकी वजह से एक बार जो बल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो उस केस में जो पानी की लहरें हैं वो ऊंची उठ जाती हैं, जैसे वो चंद्रमा तक पहुंच जाएंगी, मतलब इतनी ऊंची नहीं उठती हैं पर वो उठने की कोशिश करती हैं, तो उसको हाई टाइड बोलते हैं। और जब बिल्कुल बहुत कम गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है, मतलब इनकी पोजीशन, इनकी जो जगह है कुछ ऐसी हो जाती है कि गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम हो गया, तो उस केस में क्या होता है कि पानी बिल्कुल नीचे हो जाता है। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बारिश होती है, तो बारिश नीचे की तरफ ही होती है, आसमान से ऊपर की तरफ नहीं होती। तो जो रेन है, जो बारिश है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हो रही है, लेकिन पृथ्वी वाले, ये सब मैं आपको पृथ्वी वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात बता रही हूँ। ऐसे ही आप देख सकते हैं जो आपका ये एटमॉस्फेयर है, जो आपका ये वातावरण है, जो ये आपका हवा है, जो आपके पास ये चारों तरफ बादल हैं, ये पृथ्वी के पास ही क्यों है, क्योंकि पृथ्वी, सभी जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, जितने भी आपके ग्रह हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के पास है, तो पृथ्वी से ये जुड़े हुए रहते हैं। बाकी किसी के पास भी ये हमारा जो वातावरण है, जो ये हमारी हवा है, वो किसी और के पास नहीं है। तो ये आपके क्या है, ये है आपके इफेक्ट ऑफ
ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव। तो सबसे पहले तो आप इनको सेव कर लीजिए, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका भी ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है तो आपको इसको सेव ज़रूर कर लेना चाहिए, मैंने ये इफेक्ट्स डाले नहीं हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो मैंने अभी आपको गुरुत्वाकर्षण बल में समझाया, उसी को हमने एक लॉ में, एक नियम में परिवर्तित कर दिया, और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। ये न्यूटन ने ही दे रखा है, गिवन बाय न्यूटन। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इस नियम के अंदर है कि बहुत आसान सा नियम है, पर हाँ इसके अंदर कुछ रटने वाला है। मैं आपको ये थोड़ा समझा दूँ तो इस लॉ के अकॉर्डिंग या इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है आपको मैं बता देती हूँ। ये नियम ये बोलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। मतलब अगर दो पिंड हैं, कोई भी दो पिंड, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, पत्थर का, पृथ्वी का, कोई भी दो पिंड हैं, तो वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ही करेंगे। लेकिन ये जो आकर्षित करेंगे, ये जो बल लगेगा, इसकी वैल्यू निकाली है इस लॉ ने, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें है क्या। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी दो पिंड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षित एक दूसरे को ये करेंगे, और ये जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, जो बल लगेगा, इनके बीच में क्या है, बल है, एक फोर्स है। तो वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। तो पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, मतलब दिमाग में आपको बिठाना ही बिठाना है। आप चुंबक ले लीजिए, आप मुझे बस एक चीज बताइए, मैं दो चुंबक हैं, उनको पास में रखूंगी तो तब ज्यादा बल लगेगा, या दूर रखूंगी तो ज्यादा बल लगेगा। और इसमें आप ये चीज बिल्कुल भूल जाइए कि हाँ, आप ये देखेंगे कि कौन सा पोल है, यानी कौन सा उसका ध्रुव किसके पास है। तो आपको ये कुछ नहीं देखना है, पहली बात तो ये छोड़ दीजिए। मैं बस ये बोल रही हूँ, दो चुंबक हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित ही करती हैं। तो बस आप ये बताइए, अगर मैं पास में रखूंगी तो ज्यादा एक दूसरे को वो आकर्षित करेंगी, या दूर रखूंगी तो आकर्षित करेंगी। तो आपको पता है ना कि अगर दो मैग्नेट को पास में रखूंगी तो जल्दी चिपक जाएंगी, यानी इनके बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा, इनके बीच में जितनी कम दूरी होगी, उतनी ही ज्यादा जो आकर्षित करने वाला बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो सबसे पहली बात तो इन्होंने बताई कि ये जो फोर्स है, ये डिपेंड करेगी किस पे, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। मैंने मान लिया इनके बीच की दूरी r थी, तो जो फोर्स है, जो बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किस पे आपका किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो करेगा इनके बीच की दूरी पर। कैसे करेगा वो बात की बात है। जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया कि जितना कम बल उतनी ही ज्यादा आपका बल, जितनी कम दूरी उतना ज्यादा बल। तो ये बाद में पढ़ेंगे कैसे डिपेंड करेगा, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि ये किस पे डिपेंड करेगा, दूरी के बीच में, दूरी पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये डिपेंड करेगा इनका जो भी मास होगा, यानी इनका जो भी द्रव्यमान होगा। आप एक बात बताइए, अगर बहुत भारी भारी आपने पिंड ले लिए, बहुत सॉरी भारी भारी ऑब्जेक्ट्स ले लिए, तो उनका एक दूसरे की तरफ खिसक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बात और भी है, जितने ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होंगे, जितना ज़्यादा पिंड भारी होगा, उसके अंदर उतनी शक्ति होगी एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करने की। छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, पृथ्वी है और एक पत्थर है, पत्थर, ये मान लीजिए पत्थर है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूँ तो ये नीचे ही गिरेगा ना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी इसको आकर्षित कर रही है, और आपको ये भी पता है ये भी पृथ्वी को आकर्षित कर रहा है। लेकिन पृथ्वी इसकी तरफ क्यों नहीं आ रही? वो इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि पृथ्वी भारी है। तो जो आपका ये नियम है, उसने एक चीज और बताई कि ये जो आकर्षित करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये डिपेंड करेगा इन दोनों के द्रव्यमान, यानी इन दोनों के मास पे। तो मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास जो है, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो m2 है, तो दोनों के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा ना। तो मैंने एक काम किया, मैंने
बोल दिया कि जो फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे डिपेंड करेगा, मतलब दोनों को एक साथ लिख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे डिपेंड करेगा। तो इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है अगर वजन बढ़ता है, तो यानी यहाँ तो समानुपाती हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। मैंने आपको बताया था इससे पहली क्लास में कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती वो तब यूज करते हैं जब एक के बढ़ने के साथ साथ दूसरा भी बढ़ता है। लेकिन अगर एक के बढ़ने के साथ दूसरा घट रहा है तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा। समानुपाती का जस्ट उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब होता है जब एक के बढ़ने से दूसरी चीज घट जाए। तो अब आप खुद सोचिए, आपने अभी ये चीज पढ़ी है, ये आपको, हाँ जी, ये मैं बता रही थी, तो आपको ये पता लग गया जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा बल उतना ज्यादा होगा, यानी एक के बढ़ने के साथ दूसरा बढ़ेगा। तो ये डिपेंड करेगी दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल पे। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये दूरी पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको पता है इसके विरुद्ध क्रमानुपाती होगी। वो इसलिए क्योंकि जितनी कम दूरी उतना ही ज्यादा बल, गुरुत्वाकर्षण बल उतना लग रहा था। लेकिन किस पे डिपेंड करती है? ये इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है। तो उसको दिखाते कैसे हैं? सिंबल यही यूज करेंगे, बस अपॉन में कर देंगे। जो डायरेक्टली हो, मतलब एक के साथ दूसरा बढ़ रहा है उसे ऊपर ऊपर लिखते हैं, जब एक के बढ़ने के साथ दूसरा घट रहा है उसे नीचे लिख देते हैं। 1/r², यानी 1/, दूरी का स्क्वायर। तो इस नियम के अनुसार पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और वो जिस बल के साथ आकर्षित करते हैं वो समानुपाती होता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, और वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। यानी every body in this universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and the inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। पहली चीज तो ये। तो चलिए पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट आई थी ना, हमें फॉर्मूला चाहिए कायदे में, तो हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया। तो आप कंबाइन अगर करोगे, ये m1 m2 आ गया ऊपर, r² आ गया नीचे। लेकिन आप ये याद कराने का तरीका है जो भी मैं अब आगे करने वाली हूँ। तो आप एक चीज बताइए, आपने कितने समीकरण, कितने फॉर्मूले ऐसे पढ़े हैं जिनमें ये आप यूज किया है? आपने एक भी नहीं पढ़ा होगा। आपने, अगर आपको याद हो, न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा था, उसके अंदर ये था कि मोमेंटम, संवेग जितनी जल्दी कम होगा उतनी ज्यादा बल प्रोड्यूस होगा। तो उसमें क्या था, फोर्स, अगर याद हो, बल समानुपाती है संवेग के परिवर्तन बटे समय के, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम के। लेकिन उसका भी फॉर्मूला क्या था, F=ma। तो मैंने उसमें भी डेरिवेशन नहीं समझाया था क्योंकि उसका डेरिवेशन काफी लंबा था। तो मुझे लगता नहीं है वो रेलेवेंट है, आपको बस फॉर्मूला याद करना था, उसका फॉर्मूला भी आसान था। अब मैं इसकी बात करती हूँ। इसका डेरिवेशन है ही नहीं, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा लॉजिक समझाना है। ये जो है ना, ये समानुपाती का जो निशान है, ये कहता है कि मैं अपनी जगह से हट जाऊंगा और मैं अपनी जगह इक्वल को देकर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा कुछ निशान यहाँ रहना चाहिए। तो वो जो निशान होता है उसको हम बोलते हैं कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब उसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो हमने क्या किया, हमने इसको कह दिया कि ठीक है तुम चले जाओ, हम तो इक्वल यूज कर रहे हैं, हम बराबर का निशान यूज कर रहे हैं। अब ये अपना निशान छोड़ के गया, और हर फॉर्मूले में निशान अलग होता है और वो रटना ही पड़ता है। लेकिन आज तो हम ये कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रट जाएगा। हमने यहाँ जो यूज किया वो यूज किया जी, कैपिटल जी, जो बड़े वाला जी होता है वो। बाकी फॉर्मूला ऐसा ही रहा। तो जैसे मैंने बताया, जब भी कोई कांस्टेंट यूज करते हैं उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी आप चले जाओ हमेशा फिक्स होगी, और याद भी करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू होती है 6.67, 6.67 गुना 10⁻⁻11, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट। अब यूनिट भी याद करनी पड़ेगी, पर यूनिट तो हमें निकालनी भी आती है ना, तो मैं अभी आपको निकाल के भी दिखाती हूँ, पर याद भी कर लीजिए।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और पता है, आप अगर सुबह के टाइम आप वीडियो देखते हैं और शाम के टाइम आप एक बार बस इनके स्क्रीनशॉट्स भी रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपको साइंस में दिक्कत ही नहीं आएगी। और एसएससी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, याद करना बंद कर दीजिए, बार बार पढ़ के दिमाग में बैठ जाती है वो चीज। आपको लिखना नहीं है ना, आपका यूपीएससी की तरह डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी ना है सेकंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में, आपको एमसीक्यू आएंगे। तो अगर आपने कोई चीज पढ़ रखी होगी तो ऑप्शन देखते ही पता लग जाता है, तो सिर्फ आइडिया बिठाना है दिमाग में। और अगर कोई चीज समझ में आ रही है तो उसका आइडिया बिठाना सबसे आसान होता है। तो आप एक चीज देखिए, अब मैंने आपको ऐसा यूनिट निकालनी सिखाई है, और ये जो मैं सिखा रही हूँ ऐसा यूनिट, ये वहाँ यूज नहीं होती, ये सिर्फ तब यूज होती है कि अगर मान लो आपके पास टाइम बच गया, या तो पेपर इतना हार्ड आ रहा है कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, और तब कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ हल्का सा, तो आप यूज कर सकते हैं ये चीज कंफर्म करने के लिए। या पेपर इतना आसान है कि जल्दी हो गया, उसके बाद आपको कोई डाउट आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, देखिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला है, चलिए एक काम कीजिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप ये रब करके आपको बताऊंगी। जी चलिए देखिए, जो फॉर्मूला है वो क्या था आपका, आपने क्या निकाला फॉर्मूला, F इक्वल्स ई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब एक बात सुनिए, आपको क्या करना है, आपको इसकी एसआई मात्रा निकालनी है ना, एसआई मानक जो निकालना है वो आपको इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, इसको यहीं रहने दो, ये नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है ये नीचे आ जाएंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, अब आप सबकी एसआई यूनिट लिखेंगे, आप सबके एसआई मानक लिखेंगे, आपको इसका एसआई मानक निकल जाएगा। फोर्स यानी बल, बल का आपको क्या बताया था, न्यूटन। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और अगर आप अटक रहे हैं, इसका मतलब आपको उस चैप्टर की जो पीडीएफ है, जो आपको स्क्रीनशॉट आपने लिए होंगे, वो एक बार देखने की नीड है, आप उसको देख लें ताकि आप कोई भी दिक्कत नहीं हो, एकदम याद हो जाए। तो चलिए, फोर्स क्या हो गया, न्यूटन, ये हो गई दूरी, आर जो थी वो दूरी थी, तो दूरी के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम दूरी के लिए यूज करते हैं मीटर, तो आर का स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर। ये m1 और m2 द्रव्यमान थे यानी मास थे, इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो इसकी भी m1 के लिए भी किलोग्राम, m2 के लिए भी किलोग्राम। तो यहां से g की यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ नियम, यानी ये एक ऐसा नियम है जो पूरे ब्रह्मांड पे लगता है, पूरे ब्रह्मांड, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं कर रही, पूरी गैलेक्सी, आपका जितना ब्रह्मांड है आपका सब पे लगेगा। तो इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और जो वो बल होता है वो समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और वो व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। मतलब किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। यहाँ से जो फॉर्मूला मुझे मेन याद करना है, ये कुछ याद नहीं करना, फॉर्मूला याद रखना है, ये F इक्वल्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड का कांस्टेंट है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन किस चीज का, गुरुत्वाकर्षण का, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये था, आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी इसका भी हम एक बार पढ़ते हैं।
every body in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of the masses. यानी पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो ये यहाँ पे बराबर का निशान है, इसको सही कर लीजिएगा। F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एक बात बता देती हूँ, ये ना इसमें हल्का सा बुक्स में कई बार 6.7 भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 6.67 हो या 6.7 दोनों ही ठीक हैं, दोनों ठीक है, तो उसमें राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे यहाँ 7 है तो इसको एक हम बढ़ा देते हैं ना दशमलव के बाद, तो हम वो बढ़ा देते हैं, तो दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं। आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ तो ये बताया था बुक में ये है, दोनों बिल्कुल ठीक है, ये न्यूटन द्वारा दिया गया था। अब हम पढ़ते हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड हर दूसरे पिंड को एक बल के साथ आकर्षित करता है जो सीधे द्रव्यमान के उत्पाद कह दो या गुणनफल कह दो, गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया। और जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है और G की वैल्यू ये है। तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उस सिंबल की जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, यानी हमने पिछली वीडियो में यूज किया था स्मॉल जी। ठीक है, इसको बोलते क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर गुरुत्वाकर्षण द्वारा त्वरण। अच्छा आप एक चीज बताइए, अगर आपने क्या किया, आपने ऊपर से कोई चीज नीचे फेंक दी, एक तो नीचे फेंकी, वो नीचे वैसे भी जाएगी, तो आपने क्या किया, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। पहले आप साइकिल चला रहे हैं और जिस रोड पे आप साइकिल चला रहे हैं जो हवा चल रही है उसके बिल्कुल विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो आपकी जो स्पीड है, जो आपकी चाल है, वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी? वो घट जाएगी, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हैं, हवा ऐसे चल रही है तो घट जाएगी। लेकिन आप ऐसे जा रहे हैं, हवा भी ऐसे चल रही है, तो आपकी जो चाल है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपको बढ़ावा मिल गया। सेम। अब आप एक बात बताइए, अभी तो हम ये लेटे हुए उसमें देख रहे थे, ऊपर नीचे के उसमें देखेंगे। अगर कोई पिंड को मैं ऊपर से नीचे गिरा दूं तो होगा क्या, एक तो आपने उसको एक वेग दिया नीचे गिराने के लिए, आपने छोड़ दिया, दूसरा पृथ्वी भी उसे अपनी तरफ खींच रही है, तो होगा क्या, उसकी जो चाल है, जो उसकी स्पीड है या जो उसका वेग है, वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एकदम से तेज हो जाएगी, क्योंकि एक तो पृथ्वी भी नीचे की तरफ खींच रही है, आपने भी नीचे फेंक दिया। तो इस केस में जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो बढ़ जाता है। और वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं भाई, कुछ ना कुछ टाइम में, कुछ ना कुछ समय में ही तो बढ़ेगा, और वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। लेकिन एक चीज, ये जो एक्सेलरेशन हुआ, ये जो त्वरण हुआ है, ये किस कारण हुआ है, ये किस रीजन की वजह से हुआ, इसका मेन कारण क्या था? इसका मेन कारण था गुरुत्वाकर्षण। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि ये जो त्वरण है ये किसकी वजह से बना, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से बना है। तो ये है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। और इस केस में एक और बात बता देती हूँ, हम त्वरण को ए से दिखाते हैं, लिखते जो हैं वो ए से लिखते हैं, लेकिन अगर त्वरण गुरुत्वाकर्षण की वजह से हो यानी ग्रेविटी की वजह से हो, तो हम इसको ए की जगह क्या यूज करते हैं, हम जी यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। देखिए, इसमें मेन रोल है पृथ्वी का, कि पृथ्वी आपको खींच रही है, तो इस वजह से आपकी वेग में जो है वो वृद्धि हो जाएगी, यानी जो अर्थ है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूं, याद कराने का तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहली चीज़, ये जो त्वरण है ये
जो पिंड गिर रहा है, जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, ना उसके शेप पे डिपेंड करती है, यानी ना उसके आकार पे डिपेंड करेगी, ना उसके साइज पे डिपेंड करता है, ना आकृति पे डिपेंड करेगी, और ना ही उसके मास यानी द्रव्यमान। इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने अभी आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं एक छत से दो बोरी, एक के अंदर मैंने लोहा भर रखा है और एक के अंदर मैंने रुई भर रखी है, तो अगर मैं दोनों को गिराऊंगी, आपके अकॉर्डिंग कौन पहले गिरेगा? नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे ये कहेंगे कि लोहे वाली बोरी गिरेगी, वो भारी है। लेकिन एक बात बताओ, दोनों नीचे गिराई और पृथ्वी तो दोनों को खींच रही है, और पृथ्वी के लिए सब एक बराबर है, कोई भारी हो कोई हल्का हो। ऐसे ऐसे याद करो कि पृथ्वी तो माता है, तो उसके लिए सब बराबर है, भारी हो हल्का हो लंबा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको इक्वल एक्सेलरेशन देगी, यानी सबको इक्वल तुरंत देगी। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप वैक्यूम में यानी अंतरिक्ष में अगर आप दो चीज़ गिरते हैं, या फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने वहाँ पे सारी बल जितने भी और एक्स्ट्रा बल लगते हैं, जैसे अगर आप रियल लाइफ में गिरोगे तो लोहे वाली बोरी ही नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि जो रुई वाली बोरी है वो हल्की है, हवा उसको ऊपर उठाएगी, और भी बहुत सारी बल लगते हैं, बहुत सारी फोर्सेस लगती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जहाँ सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल है और कोई बल नहीं है, तो ऐसे जगह पे एक्सपेरिमेंट करने पे आप देखोगे कि जो रुई की बोरी है और जो लोहे की बोरी है, दोनों बिल्कुल सेम टाइम पे नीचे गिरेगी, सेम समय लेंगी दोनों के दोनों। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, कि ये जो जी है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण बना है, ये सिर्फ पृथ्वी यानी अर्थ पे डिपेंड करता है। ये जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, जो पिंड गिर रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, हल्का हो या भारी हो। जी का फॉर्मूला क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ। स्मॉल जी का फॉर्मूला, यानी आपको पृथ्वी पे अगर त्वरण निकालना है तो आप कैसे याद करोगे? आपको अगर पृथ्वी पे रहना है, आपको गुड मॉर्निंग विश करनी पड़ेगी, बस। तो गुड मॉर्निंग यानी GM अपॉन R²। R² तो इस चैप्टर में हर जगह आप पढ़ने वाले हो, लेकिन आप देख रहे हो मैंने सब कुछ कैपिटल यूज किया। कैपिटल जी क्या था? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। M क्या है? यानी R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। तो हर चीज फिक्स होती है, पृथ्वी का मास फिक्स है, पृथ्वी के यहाँ रेडियस फिक्स नहीं है, त्रिज्या फिक्स नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी होती पूरी वृत्त की शेप में यानी पूरी सर्कल की शेप में, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हर जगह सेम होती, तो तब आपकी इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती पृथ्वी पर। लेकिन पृथ्वी की जो शेप है ना वो है ओवल शेप। और आपको मैं बता दूं, पृथ्वी जो है वो ऐसी है कि ऊपर और नीचे से हल्की सी फ्लैट है, और यहां से थोड़ा गोल आकार है इसका, तो इस टाइप से है पृथ्वी की शेप। तो इस वजह से इसकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो अलग अलग है। यानी जो ध्रुव है, पोल्स हैं, इस पे रेडियस अलग है, छोटी है। जो आपका इक्वेटर है, इसको शायद मध्यांतर बोलते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ये भी मैंने लिख रखा है। और यहाँ पे जो रेडियस है, जो यहाँ पे इसकी रेडियस होगी वो थोड़ी बड़ी होगी। जो इक्वेटर पे जो रेडियस होती है तो काफ़ी लंबी है, क्योंकि प्रॉपर गोल शेप में है, ऊपर और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ की जो त्रिज्या होती है वो छोटी है, ये वाली त्रिज्या कौन सी है? हल्की सी लंबी है। तो क्योंकि त्रिज्या ही अलग अलग है, तो जो ये त्वरण की जो वैल्यू होती है ये अलग अलग है, यानी पृथ्वी पर ही इसकी एक जगह से दूसरी जगह पे जो वैल्यू आएगी, जो इसका मान आएगा, वो अलग अलग आएगा, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या हर जगह अलग अलग होती है। दूसरी चीज़, इसीलिए जो आपका वजन है वो कहीं पे कुछ आता है, कहीं पे कुछ, मतलब कुछ पॉइंट्स का फर्क आएगा ही आएगा अगर आप एक ही टाइम पे अगर आप अलग अलग जगह पे वजन नापोगे तो, क्योंकि वजन हमारा इस पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। वजन का मतलब होता है पृथ्वी हमें खींच रही है,
तो हम क्या करेंगे, हम अगर खड़े हुए हैं, पृथ्वी हमें खींच रही है, तो हम जमीन पे हमारा कुछ प्रेशर लग रहा होगा, तो बस वही जो हम नापते हैं ना, वो वही नापते हैं कि पृथ्वी हमें कितनी फोर्स के साथ खींच रही है। तो उसमें आता है, ये बाद में पढ़ेंगे, वैसे अभी इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये था आपका अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ये त्वरण ही तो है, तो त्वरण वाली ऐसा यूनिट होगी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी के अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो किसी भी गिरते हुए बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड में उत्पन्न एक समान त्वरण। यानी अगर कोई पिंड गिर रहा है नीचे आराम से, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से उसमें त्वरण आएगा, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, यानी जी। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। ये बॉडी कौन सी है, जो गिर रही है, यानी फॉलिंग बॉडी। तो वस्तु के आकृति, आकार और द्रव्यमान से स्वतंत्र है, से स्वतंत्र। दूसरी चीज, एक और बात बता दूं, अब आप अगर मैं बात करूं इस जी की ही, आप एक चीज देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण के वजह से है ना त्वरण, तो गुरुत्वाकर्षण तो हर प्लैनेट का होता है, हर ग्रह का होता है, पृथ्वी पे सबसे ज्यादा है हर ग्रह का गुरुत्वाकर्षण। अब आपको एक फॉर्मूला पता लग गया ना, Gm/r², और इसमें क्या है, इसकी वैल्यू तो फिक्स है, आपको जिस ग्रह की ये निकालना है कि किस ग्रह पे कितना गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका यहाँ पे द्रव्यमान यानी उसका मास पुट कर दो, उसकी रेडियस पुट कर दो, नेट पे सबका मास सबकी रेडियस है, तो आपको पता लग जाएगा किसका गुरुत्वाकर्षण कितना है। बाकी सब ग्रहों का बहुत बहुत कम आएगा। लेकिन हमें किसी ग्रह का नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है हमारी जो सैटेलाइट है, हमें उसका, यानी मून का, चंद्रमा का। चंद्रमा का भी आपको याद करना है। चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, आप कुछ भी समझ लो, जो त्वरण की वैल्यू होगी गुरुत्वाकर्षण की वजह से, हमारा जो वजन होगा, सबकी वैल्यू चंद्रमा पे, अर्थ जो पृथ्वी पे रहेगी उसका 1/6। यानी अगर आप ये त्वरण निकालते हो मून पे और आप त्वरण निकाल चुके हो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी वाले त्वरण को 6 से भाग कर देंगे। और ऐसे ही अगर आपको निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे, चंद्रमा पे किसी का भी आपको भार निकालना हो, वजन निकालना हो, वेट, ये वेट है, अगर आपको चंद्रमा पे निकालना है तो आप उस ऑब्जेक्ट का, उसका वजन आप पृथ्वी पर लो, 6 से भाग कर दो। आप वेट लो अर्थ वाला, पृथ्वी वाला, और उसको 6 से भाग कर दो। मतलब अगर किसी का वजन यहाँ पे 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 60/6 यानी 10 न्यूटन। तो ये है। चलिए, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ। यानी जो आपका जी का मान है वो चंद्रमा पे जो मान है वो 1/6 है पृथ्वी के मान से। एक और चीज, जो वैल्यू ऑफ जी है चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू हर जगह चेंज होती है, सिर्फ किस वजह से, रेडियस, त्रिज्या की वजह से, अर्थ की। मैं तो अभी यहाँ पे अर्थ की बात कर रही हूँ, अर्थ पे भी चेंज होती है, पृथ्वी पे भी चेंज होती है, लेकिन ये सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, अगर आप एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे जाओगे वहां भी चेंज होगी। तो ये इसका फॉर्मूला है, G = Gm/r², Gm/r², जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ अर्थ। और जब आप वैल्यू पुट करोगे, आपने क्या किया, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, पृथ्वी का मास भी है, रेडियस भी है, तो जैसे इसका शायद 6.4 × 10³ किलोमीटर है, मास मुझे याद 6 × 10⁻24 kg पृथ्वी का मास है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो जी की वैल्यू जो निकल के आएगी हर जगह पे अलग आएगी, क्योंकि रेडियस तो मैंने एवरेज बताई है आपको 6.4 × 10³ किलोमीटर, 10³ है या 10⁶ है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, आप देख सकते हैं अगर आपको जानना है तो आप ये देख लीजिए, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो जी की वैल्यू आएगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
9.8 से लेकर 10 के बीच में आ जाती है नॉर्मली। जब अगर वैसे तो न्यूमेरिकल्स आपके पास आते ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते, लेकिन अगर आपके पास आ गया कि जी की वैल्यू बताओ, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन 9.8 होगा आप उस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास 10 होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। दोनों बिल्कुल ठीक है, दोनों नहीं आएंगे एक साथ, डोंट वरी। और अगर आए 1% हो भी गया तो आपके पास आएगा दोनों, जो है दोनों या फिर बोथ ऑफ अबव। आप डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये था, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल जी होता है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका मान हर जगह बदलता रहेगा। और ये कैसे बदलेगा वो याद करना बहुत बहुत आसान है। देखिए, पहले रटवाने वाली चीज भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट सिर्फ समझने के लिए, ताकि वो आपको इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए जरूरी होते हैं। पेपर के टाइम पे ट्रिक्स ही इस्तेमाल में आती हैं, और ट्रिक्स तब याद होंगी जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा। तो देखिए, एक जी की वैल्यू यहाँ होगी, एक जी की वैल्यू यहाँ होगी, एक जी की वैल्यू यहाँ होगी। ये अर्थ का सेंटर नहीं है, मैं बस आपको बता रही हूँ। एक तो जो त्वरण है, जो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक तो होगा सरफेस पे यानी सतह पे, एक होगा अगर आप डेप्थ में चले जाओगे, थोड़ा सा अगर आप गहराई में चले गए, और एक है अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाओगे, यानी हाइट पर, थोड़ी सी ऊंचाई पर चले गए तो देखो, एक चीज जहां पे हम रहते हैं वो सबसे बेस्ट है, यानी यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो सबसे अधिकतम जो हो सकती है, मैक्सिमम यहीं पे होगी। आप ऊपर चले जाओगे तो घट जाएगी, डिक्रीज, यानी घट जाएगी। नीचे चले जाओ तो घट जाएगी, डिक्रीज, यानी घट जाएगी। नीचे जाने का तो कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर जाने का लॉजिक है, जो मैं अभी आपको बता भी दूंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छा, अगर आप बिल्कुल सेंटर पे चले गए, बिल्कुल केंद्र पे, यानी सेंटर पे चले गए तो क्या होगा, सेंटर पे जाते ही जी की वैल्यू 0, मैंने आपको बोला तो घटेगा। नीचे जाओगे घटता रहेगा, घटता रहेगा, घटता रहेगा, बिल्कुल केंद्र पे आ गए, जो पॉसिबल नहीं है वहां पे जाना, तो वहां पे जी की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी। चलो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ऐसा तो याद करना तो आसान है। सरफेस पे यानी सतह पे सबसे ज्यादा, ऊपर जाओगे तो घटेगी, नीचे जाओगे तो घटेगी। तो पहली चीज, अगर एक तो ये तीन आपको कैसे कैसे चेंज होता है, एक तो मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर सतह पे ही अगर आप घूमोगे तो क्या होगा। तो देखो, अगर आप सतह पे घूम रहे हो तो आपके पास दो ही जगह है घूमने के लिए, या तो ध्रुव, या ये इक्वेटर, ये वाले। इक्वेटर को मैं बताती हूँ आपको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है, आई एम सॉरी। भूमध्य रेखा, मैं भूमांतर कह रही थी शायद, तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। चलिए, दो ही जगह है, या तो आप पोल्स पे जाएंगे या इक्वेटर पे जाएंगे, है ना। तो एक काम कीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी स्लाइड पे सिखा दूंगी। ओके चलिए, अच्छा अब आप एक चीज देखिए, तो अब आपके पास दो रेडियस है ना। पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी शेप,
जो हमारी पृथ्वी है इसकी शेप ऐसी होती है, साइड से निकली हुई होती है, ऊपर नीचे से हल्की सी फ्लैट होती है। तो इस वजह से इसकी जो ये दो रेडियस होंगी, एक ये और एक ये, तो ये होंगी कैसे, मैंने मान लिया ये जो त्रिज्या है ये भूमध्य त्रिज्या है यानी इक्वेटर की रेडियस है, ये जो रेडियस है ये पोल्स की रेडियस है यानी ध्रुव की रेडियस है। तो आपको पता है ना, ऊपर से फ्लैट है तो ऊपर वाली रेडियस कम होगी, यानी ये वाली जो त्रिज्या है, जो ये आर पी यानी जो ध्रुव वाली त्रिज्या है ये कम होगी, और ये जो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा वाली जो त्रिज्या है ये ज्यादा होगी। अगर आपको इस फिगर में समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे होती है शेप। अब आप खुद देखिए, अगर ये सेंटर है, एक ये है और एक ये है, तो ये और अगर लंबी होगी तो ये वाली हमेशा ज्यादा ही होगी, ये कम ही होगी। तो अब आप एक चीज देखिए, आपने स्मॉल जी का फॉर्मूला पढ़ा था, gm अपॉन आर स्क्वायर। तो g फिक्स है, m फिक्स है, यानी जो ये g डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा है। तो जहां रेडियस कम होगी वहां ये ज्यादा होगा। तो खुद सोचो, रेडियस कहाँ कम है, त्रिज्या कहाँ कम है, पोल्स पे, पोल्स पे जो है त्रिज्या कम है, तो पोल्स पे g की वैल्यू मैक्सिमम होगी यानी ज्यादा होगी। ऐसे ही ध्रुव पे जो त्रिज्या है वो ज्यादा है तो वहां पर g की वैल्यू कम होगी, उल्टा होगा। बस इतना करना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ, उसका हल्का सा मतलब बेसिक नॉलेज क्या है इसकी। आपका वजन, अगर आप जाओगे ध्रुव पे, बिल्कुल नॉर्थ पोल साउथ पोल चले गए, बिल्कुल उत्तरी ध्रुव या फिर नॉर्थ या साउथ या दक्षिणी ध्रुव पे चले गए तो आपका वजन ज़्यादा आएगा। लेकिन अगर आप ईस्ट और वेस्ट, पूरब और पश्चिम की साइड, बिल्कुल भूमध्य रेखा पे आप कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह जाओगे तो वहाँ पे आपका वजन कम जाएगा, कम आएगा। तो ये है क्योंकि वजन जो है ना, वजन सीधा सीधा जी पे डिपेंड करता है, मैं आपको ये भी बता दूँ। तो ये है, चलिए आप पढ़ना शुरू करते। अच्छा, एक और चीज़ ये मैं आपको पढ़ते पढ़ते बताऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, since g depends on r as g inversely proportional to 1 upon r square, क्योंकि g की वैल्यू डिपेंड करती है त्रिज्या पे। कैसे डिपेंड करती है, g और जो त्रिज्या का स्क्वायर है वो उल्टे हैं एक दूसरे के। चलिए, इसलिए अब क्या क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट देखिए, g डिक्रीजेस विद हाइट और डेप्थ। अगर आप हाइट पे जाओगे, डेप्थ पे जाओगे तो घटेगा, यानी अगर आप ऊंचाई या गहराई पे जा रहे हो तो g की वैल्यू घटेगी ही घटेगी। g इज मैक्सिमम एट, अच्छा g इज मैक्सिमम एट पोल्स। अभी मैंने आपको बताया ध्रुव पे g की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ध्रुवों पर अधिकतम है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम है। मैंने अभी आपको ये बता दिया। अब मुझे आपको समझाने हैं ये 3 पॉइंट, बहुत आसान है, ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। g डिक्रीजेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अच्छा, आप एक चीज समझिए, अगर आप पृथ्वी घूम रही है तो घूमने की वजह से भी g की वैल्यू घटती है। आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप खड़े खड़े आप गोल घूम रहे हैं तो एकदम बाद में बैलेंस नहीं बन पाता ना, चक्कर की वजह से आप गिरने लगते हैं, तो यानी पृथ्वी आपको होल्ड नहीं कर पा रही। तो जब घूमती है कोई चीज, जी की वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, जी डिक्रीजेस इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। अगर आप तेज तेज घूम रहे हो तब और ज्यादा डिसबैलेंस हो जाओगे, यानी अगर एंगुलर स्पीड को हमने क्या लिया था, कोणीय वेग। अगर कोणीय वेग जिस एंगल के साथ आप घूम रहे हो, बहुत तेज स्पीड में अगर घूम रहे हो, अगर आप एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दोगे, अगर आप कोणीय गति बढ़ा दोगे तो आपकी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ बिकम्स, ये एक फैक्ट है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, रटने वाला है प्रॉपर। अभी जो पृथ्वी की एंगुलर स्पीड है, जो अभी स्पीड है पृथ्वी की, जो चाल है, जो दूरी है, सॉरी जो चाल है या वेग है, अगर मैं उसे अब से 17 गुना बढ़ा दूं, आप ये समझिए कि इक्वेटर पे यानी भूमध्य रेखा पे जितने भी होंगे ना, उन्हें कोई वजन महसूस नहीं होगा, बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो ये जो ये लिखा हुआ है वेटलेस, मैं अभी आपको समझाऊंगी वेटलेस होता क्या है। तो आप ये देख लीजिए कि पृथ्वी की कोणीय गति अपने वर्तमान मान से 17 गुना हो जाती है तो भूमध्य रेखा पर शरीर भारहीन हो जाएगा, यानी हमें महसूस ही नहीं होगा कि हमारे अंदर कुछ भार है, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, अब हम बात करते हैं ये है, ये आखिरी स्लाइड है मेरे ख्याल में, नहीं, हाँ जी, इसकी बात करते हैं। अगर आप लिफ्ट में हैं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको सुनने हैं, इनके पीछे का लॉजिक मैं अभी नहीं समझा पाऊंगी, बहुत डीप में है, तो अभी आपको वैसे मैं याद कराने की तो कोशिश यहाँ पे कर ही दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, अगर आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो होता क्या है, एक तो आपका असल में वजन होगा, कुछ ना कुछ असली में वजन होगा, और एक जो आपको महसूस होगा। तो जो महसूस होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपरेंट वेट, जो महसूस हो रहा है, जो हमें लग रहा है, हिंदी में उसको बोलते हैं स्पष्ट वजन। देखिए, सबसे पहले अगर आप लिफ्ट रुकी हुई है या जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, पर उसकी स्पीड बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ फर्क नहीं है, मतलब स्पीड में बिल्कुल, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड है, आप वो बार बार अपनी जो स्पीड है वो बार बार अपनी वेग को, अपनी चाल को बदल नहीं रही, कांस्टेंट स्पीड है, तो हमें कुछ महसूस नहीं होता, जितना हमारा वेट है, ट्रू वेट, जितना असली में जो हमारा वजन है, उतना ही हमको लगता भी है कि हाँ हमारा मतलब हमें कुछ अलग महसूस ही नहीं होता। तो हमारा स्पष्ट वजन और हमारा जो सच में जो वजन है, वास्तविक वजन है, वो बिल्कुल इक्वल होता है। इफ लिफ्ट इज स्टेशनरी और मूविंग विद यूनिफॉर्म में मैंने बताया था इक्वल इक्वल लगा देंगे, यानी सब कुछ फिक्स है, या तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो अपरेंट वेट इक्वल होगा ट्रू वेट के। यानी अगर लिफ्ट स्थिर है या एक समान गति में जा रही है, ऊपर या नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पष्ट वजन और वास्तविक वजन हमेशा इक्वल ही होंगे। दूसरे की अगर मैं बात करूं, अब अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो आपको ना हल्का सा नीचे की तरफ खिंचाव महसूस होता है, मतलब हल्का सा भारीपन लगता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं महसूस की तो बिल्कुल आप जब भी अब आपको मौका मिले लिफ्ट में जाने का, आप ये महसूस कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को याद करने का तरीका होता है उसे एक्सपीरियंस कर लो। हर चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की जा सकती, बट ये किया जा सकता है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ और किसी ना किसी एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसकी जो चाल है या वेग है उसमें फर्क आ रहा है, तेज कर रही है वो अपनी गति ऊपर की तरफ जाते हुए, तो आपको जो वजन महसूस होगा आप भारी महसूस करोगे, यानी आपका जो अपेरेंट वेट है वो बड़ा हो जाएगा, ट्रू वेट से हो जाएगा, मतलब आपको जो महसूस हुआ हुआ वेट है। तो अगर लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है तो स्पष्ट भार वास्तविक भार से ज्यादा होगा। ऐसे ही उल्टा अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कई बार ऐसा लगता है ना हमारे अंदर वजन ही नहीं है, हल्का हल्का महसूस होता है। तो अगर नीचे जा रही है लेकिन त्वरण के साथ, फिक्स स्पीड नहीं है उसकी, तो अपरेंट वेट कम हो जाएगा ट्रू वेट के, यानी अगर त्वरण के साथ नीचे जा रही है तो स्पष्ट भार कम हो जाएगा वास्तविक भार से। अगले पॉइंट की बात करूं, अगर लिफ्ट टूट जाए और अब तो होता क्या, अगर आप खुद ये चीज़ ऐसी होती है कि जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन शुरू हो जाती है, हम सोचने लगते हैं कि अच्छा ठीक है ऐसा हो रहा है तो हम ये फील करेंगे। तो अगर लिफ्ट एकदम से टूट जाए तो हम बिल्कुल फ्री महसूस करेंगे, हमें हमारा वजन महसूस ही नहीं होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है इसको बोलते हैं वेटलेसनेस, यानी भारहीनता, हमें महसूस ही नहीं होता हमारा वजन। तो अगर लिफ्ट टूट गई और आराम से जो बॉडी है वो फ्री, मतलब बिल्कुल फ्री हो गई, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, हमें बिल्कुल जीरो लगेगा हमारा वजन, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड वेटलेसनेस। यदि लिफ्ट टूट जाती है तो शरीर स्वतंत्र रूप से गिर जाता है और शरीर का भार जीरो हो जाता है। इस स्थिति को भारहीनता कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज, पृथ्वी हमें नीचे खींच रही है कितने त्वरण के साथ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। पृथ्वी हमें ऐसे खींच रही है, लेकिन अगर लिफ्ट की जो स्पीड है वो इससे भी बढ़ जाए तो क्या होगा, मतलब हमने पृथ्वी को मात दे दी, तो उस केस में क्या होगा कि लिफ्ट जैसे नीचे जाएगी ना, पर जो हमारा सर है वो लिफ्ट से टकरा जाएगा, मतलब हम ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट तो तेजी के साथ नीचे जा रही है ना, हम वहीं के वहीं रह गए, तो हमारा जो सर है वो लिफ्ट की छत से टकरा जाएगा। अगर नीचे जाते हुए त्वरण जो है वो ज्यादा हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी 9.8, मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो बॉडी है वो सीलिंग ऑफ द लिफ्ट, यानी लिफ्ट की छत के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगी, यानी नीचे जाते समय अगर लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक है तो पिंड लिफ्ट की छत के संपर्क में आ जाएगा। तो ये है आपके भार पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लिफ्ट में हैं तो। चलिए, ये है केपलर के नियम।
ये कैपलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ग्रहों के बारे में अपने कुछ 3 नियम बताए थे। छोटे छोटे से नियम हैं, बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे, लेकिन उससे पहले काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए जी, सबसे पहले आपको मुझे ये समझाने के पहले थोड़ी सी चीजें बतानी है। चलिए, सबसे पहले कैपलर ने क्या बताया? कैपलर ने बताया जितने भी ग्रह हैं वो सन के यानी सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो जब हम छोटे थे हम वो बनाते थे ना सोलर सिस्टम, सौर मंडल हम बनाते थे गोल शेप में। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया ये गोल शेप नहीं है, ये अंडाकार शेप है। अंडाकार शेप बोले तो ये शेप है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिप्स, हिंदी में बोलते हैं अंडाकार। और आपको इस शेप के बारे में 2-3 चीजें बतानी है। एक तो ये जो एलिप्स है यानी अंडाकार, ये जो शेप होती है इसमें 2 फोकस होते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये फोकस है, ये दोनों फोकस हैं। तो कैपलर का पहला नियम ये है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ जो घूमते हैं वो अंडाकार कक्षा में घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, और जो सूर्य है वो इनमें से ही किसी एक फोकस पे फिक्स है। हमें नहीं पता वो कौन से फोकस पे फिक्स है, पर उन्होंने बता दिया इनमें से किसी एक केंद्र बिंदु पर जो सूर्य है उसकी पोजीशन फिक्स है। तो आप पढ़ के देखिए, सबसे पहला लो, ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन बीइंग एट वन ऑफ द फोकस, यानी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम इनका बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इन्होंने ये कहा, 2 अलग अलग ग्रह सेम समय में, मतलब अगर मैं ये देखूं कि हाँ ठीक है, मैं सिर्फ देख रही हूँ एक हफ्ता कि एक हफ्ते में 2 अलग अलग ग्रह हैं, मैंने मान लिया सूरज जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है आपका सन, ठीक है, एक प्लैनेट तो यहाँ पर था और एक प्लैनेट मैंने मान लिया यहाँ पर था। तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर मैं समय सेम, दोनों का सेम समय में, ये 2 अलग अलग ग्रह हैं, तो दूसरा नियम ये कहता है कि अगर मैं समय सेम कर दूं, ठीक है मैंने बोल दिया एक हफ्ते का समय है, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर चाहे ये कहीं पर भी हो, चाहे ये प्लैनेट, ये ग्रह इधर हो बिल्कुल कोने में, लेकिन तब भी जो दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे, जो एरिया कवर करेंगे, जो इनका एरिया होगा वो बिल्कुल सेम होगा। मतलब क्या है कहने का, ये सूरज की पोजीशन है, राइट? तो आपने देखा कि मान लीजिए कि इसने इतना एरिया कवर किया, पहले वाले ने, जो पहला जो ग्रह है उसने एक हफ्ते के अंदर इतना एरिया कवर किया, यानी वो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया तो इतना एरिया कवर करा। दूसरे वाला भी मैंने मान लिया यहाँ था, यहाँ चला गया। तो ये जो दोनों, इनका अगर आप वृक्षफल निकालेंगे ना, एरिया जो निकालेंगे ना, दोनों का सेम होगा, यानी सेम टाइम में 2 अलग अलग ग्रह चाहे वो कहीं भी हों, इस वजह से वो सेम एरिया कवर करते हैं। तो आप देख लीजिए, दूसरा इन्होंने यही बोला, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन। अच्छा एक और चीज, हाँ, ये जो लाइन होगी इसको रेडियस बोलेंगे। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रेडियस कई सारी होंगी, क्योंकि भाई रेडियस होती क्या है, फोकस से, सेंटर से यहाँ तक की दूरी, तो इसके अंदर कई सारी रेडियस होंगी लेकिन बोलते रेडियस ही है। तो इन्होंने बोला है दूसरे लॉ में, दूसरे नियम में, कि जो लाइन फोकस से, जो लाइन सूर्य को प्लैनेट से मिला रही है, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वो इक्वल एरिया बनाएगी इक्वल टाइम में। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, जिसको त्रिज्या कहा जाता है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में एरिया को पृष्ठफल बोला शायद मैंने, तो आई ऑब्लाइज फॉर दैट, क्षेत्रफल को पार करती है। तो आप यानी वो इक्वल समय में इक्वल क्षेत्रफल कवर करेगी। तीसरा रटने वाला है, एक ग्रह को जितना टाइम लगता है पूरा कवर करने में, यानी जो टाइम पीरियड है,
वो समानुपाती होता है त्रिज्या के क्यूब के, त्रिज्या के घन के। यानी अगर टाइम उसको t लग रहा है तो इसका जो स्क्वायर है वो समानुपाती है त्रिज्या के क्यूब के। त्रिज्या मतलब वही प्लैनेट को, ग्रह को आप सूर्य से मिला रहे हैं, तो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। ओके चले, जब ये एलिप्स हम बनाते हैं ना तो आप देखेंगे दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स लेटी हुई होती है, वाई खड़ी हुई होती है। तो अगर आपने एलिप्स बनाया है लेटा हुआ यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स हो गई मेजर एक्सिस और वाई हो गई माइनर एक्सिस। देख लीजिए, आवर्तकाल का वर्ग, आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, आवर्तकाल का वर्ग इसके अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष मतलब मेजर एक्सिस, उसके आधे की, क्योंकि मेजर एक्सिस तो पूरी डायमीटर हो गई ना, तो आपको तो आधी लेनी है, त्रिज्या लेनी है, तो इसके अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो ये थे आपके कैपलर के नियम, और कैपलर के नियम की वजह से हमें बहुत सारी चीजें पता लगी। जैसे सबसे अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कैपलर्स लॉ, यानी कैपलर के लॉ से हमें क्या क्या पता लगा। लेकिन ये चीज बताने के लिए सबसे पहले आ जाइए, स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज, देखिए आप एक चीज देखिए, ये सूर्य है, तो प्लैनेट की दो पोजीशन हो सकती हैं। एक तो ग्रह जब सूरज के बहुत पास हो और एक सूरज से बहुत दूर हो। अगर जो डिस्टेंस हो बिटवीन सन एंड प्लैनेट वो मैक्सिमम हो, और अगर डिस्टेंस जो हो बिटवीन सन एंड प्लैनेट वो मिनिमम हो, इसको बोलते हैं पेरिगी, और इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, एपोगी। यानी अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। अगर जो पृथ्वी से, सॉरी, जो ग्रह से जो सन यानी सूर्य का जो डिस्टेंस है, क्योंकि आप एक बात बताइए ना, जैसे ये यहाँ पे सन है, मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पे है तो सबसे कम डिस्टेंस पे होगा। इसके बाद अगर यहाँ पे प्लैनेट है सबसे दूर डिस्टेंस पे होगा, तो हमने इनको नाम दे दिए। अगर आपने मंगलयान मूवी देख रखी है तो उसमें जो एक बार फ्लॉप होने के बाद आइडिया दूसरी बार यही बोला था कि जब जो मून है, जो चंद्रमा है, वो बिल्कुल पास होगा, मतलब उन्होंने क्या लिया, बिल्कुल मैक्सिमम पेरिगी पे उन्होंने मंगलयान छोड़ा था, सॉरी मंगलयान, हाँ जी, मार्स मिशन, जो मार्स पे जो छोड़ा था उन्होंने पेरिगी पे छोड़ा था, इसीलिए हमारी कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हुई, क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा हमने नहीं लगाया। तो चलिए वो तो बात की बात है, आप इस पे आ जाइए। तो स्पीड ऑफ प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज पेरिगी, यानी जब वो सूरज के बिल्कुल पास होगा। अगर वो सूरज के बिल्कुल पास है, सूरज के बिल्कुल पास है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। याद करने का तरीका, सूरज के अगर पास है उसे बहुत गर्मी मिलेगी, एनर्जी आएगी, वो दौड़ेगा। तो अगर बिल्कुल पास में है, पेरिगी पे है, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम है। बहुत दूर है तो वहाँ ठंड होगी, वो नहीं दौड़ पाएगा। तो अगर यानी एपोगी पर है तो उसकी जो स्पीड होगी, जो उसकी चाल है, जो उसका वेग है, वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें पता लगी कैपलर की वजह से। कैसे पता लगी? उसने ये कहा था कि इक्वल समय में बराबर क्षेत्रफल वो कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप एक बात सुनिए, एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, इनका इक्वल होने का मतलब क्या है कि कुछ स्पीड में कम ज़्यादा हो रहा होगा, यही चीज़ है। तो हमें ये पता लगा, तो आप पढ़ के देख सकते हैं। स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट पेरिगी, पेरिगी का मतलब क्या था, वो पास में है सूरज के, एंड मिनिमम व्हेन इट इज एट एपोगी, और मिनिमम होगा जब वो एपोगी पर होगा। इस तरीके से
स्पीड ऑफ ए प्लैनेट इंक्रीजेज व्हेन द प्लैनेट इज क्लोजर टू द सन। अभी यही समझाया कि प्लैनेट अगर पास में है तो स्पीड ज़्यादा होगी, दूर है तो कम होगी। किसी ग्रह की गति अधिकतम तब होती है जब वह भूमि के समीप पर होता है। ये भूमि के समीप पर नहीं है, हिंदी में ये दो वर्ड्स अलग अलग नहीं है, आप ये वाला ही कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो ग्रह की गति बढ़ जाती है, और ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसकी गति कम हो जाती है। तो ये था इन दोनों बिंदुओं का हिंदी में एक सार। अब सबसे पहले यहाँ तक आपके नियम खत्म हो गए हैं। अब कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, छोटे छोटे से टॉपिक है, जैसे सैटेलाइट यानी उपग्रह बोलते हैं हम इनको। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट या तो नेचुरल है यानी जो प्रकृति है उसमें अपने आप है, या फिर हमने बनाई हुई है। तो सैटेलाइट क्या होती है? जो ऐसे छोटे छोटे ग्रह हैं या ऐसे छोटे छोटे चीज़ें जो किसी भी ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। देखिए होता क्या है, होता ये है, ये सन है, तो सन के चारों तरफ जो घूमते हैं ना, सन के चारों तरफ घूमते हैं प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट का मतलब उपग्रह। तो उपग्रह है क्या? जो ग्रहों के चारों ओर घूमता है उसको उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह यानी ग्रह का छोटा सा पार्ट। तो ये बहुत सारे, जैसे हमारे पास तो एक प्राकृतिक उपग्रह है, हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम चंद्रमा यानी मून बोलते हैं। हाँ, इसके अलावा हमने पृथ्वी के बहुत सारे उपग्रह खुद बना के भेज रखे हैं जो हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देते हैं। जैसे इसरो ने बहुत सारे छोड़े हैं जिनकी वजह से हमें हमारा मौसम विभाग बहुत स्ट्रांग हुआ है, हमें पता लग जाता है। मछुआरों की हेल्प हुई है, उन्हें पता लग जाता है किस दिन जाना है किस दिन नहीं जाना समुद्र में। तो आप अब देख सकते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। अच्छा, ये घूम क्यों पाती हैं? ये घूम इसलिए पाती हैं क्योंकि हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह का कुछ गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो वो जो उपग्रह होता है वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उसको छोड़ के कहीं और नहीं भाग सकता, इसलिए वो गोल गोल घूमता है। तो ये है, इस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट का इनसेट आईवी और नेचुरल सैटेलाइट का मून। प्राकृतिक या कृत्रिम पिंड किसी ग्रह के चारों ओर उसके गुरुत्वाकर्षण के तहत चक्कर लगाते हैं, और कृत्रिम उपग्रह इनसेट आईवी और प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। चलिए अब हम बात करते, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी ले लीजिए। चलिए अब आ जाइए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट यानी किसी उपग्रह की कक्षीय गति। देखिए पहली चीज तो मैं आपको समझा दूं, ये मेरा ग्रह है और ये उपग्रह इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका जो घूम रहा है इसकी भी तो कुछ गति होगी ना। और क्योंकि ये एक ऑर्बिट यानी एक कक्षा में घूम रहा है, एक रास्ते पे घूम रहा है। पहली बात तो जिस रास्ते पे कोई उपग्रह घूमता है उसको बोलते हैं कक्षा, जिस रास्ते पे वो घूमता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्बिट। जिस स्पीड से उस कक्षा में घूमेगा, जिस स्पीड से, जिस चाल से, जिस गति से उस ऑर्बिट में घूमेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल स्पीड। तो सबसे पहली चीज, ये जो ऑर्बिटल स्पीड होती है ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। आप एक बात सोचिए, मून है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, कोई हल्का है कोई भारी है। जैसे मून है और जो सैटेलाइट्स हमने छोड़ी हैं, जो उपग्रह हमने छोड़े हैं, उनकी स्पीड उनके वजन पे डिपेंड नहीं करती। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मास उनके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती हैं? पृथ्वी पे डिपेंड करेंगी, यानी वो जिस ग्रह के वो उपग्रह हैं उस ग्रह पे डिपेंड करेंगे। क्योंकि मैंने आपको अभी डेफिनेशन में क्या समझाया, आपको ये समझाया कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो घूमते हैं गोल गोल। तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से गोल घूमते हैं, एक कक्षा में घूमते हैं, तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो किस गति से घूमे? वो डिपेंड करेगा उसके गुरुत्वाकर्षण बल यानी उस प्लैनेट पे, उस ग्रह पे। तो ये डिपेंड करता है रेडियस पे
ऑर्बिट की, मतलब पृथ्वी से कितना डिस्टेंस पे है, और हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यानी अगर ये ऑर्बिट है उपग्रह का, एक तो डिपेंड करेगा वो रेडियस पे, और एक डिपेंड करेगा अर्थ से या किसी भी ग्रह से वो कितनी हाइट पर है। क्योंकि हम क्या करते हैं, पृथ्वी है तो पृथ्वी से एक हाइट पे ही हम सैटेलाइट को स्टैब्लिश करते हैं। पृथ्वी से एक पर्टिकुलर ऊंचाई पर ही हम किसी भी उपग्रह को स्थापित करते हैं। तो एक तो कितनी ऊंचाई है, और वो जो कक्षा कवर करेगा उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी रेडियस कितनी है। तो यही है कि द्रव्यमान से स्वतंत्र है, उसके मास पे, उसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता, पर किस पे डिपेंड करता है, कक्षा की त्रिज्या पे और पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई पर। चलिए, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी, आप एक बात तो सुनिए, जितना ज्यादा लंबा रास्ता कवर करना पड़ेगा, जितनी लंबी त्रिज्या होगी आप उतना थक जाओगे, स्पीड उतनी कम। सेम, जितनी ज्यादा रेडियस उतनी ही कम ऑर्बिटल स्पीड, यानी जितनी ज्यादा त्रिज्या उतनी ही कम कक्षीय गति। दूसरी चीज, पृथ्वी के निकट परिक्रमण करने वाले, ये लर्न करने वाला फैक्ट है, दिमाग में बस रखना है कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास है तो नॉर्मली ज़्यादातर देखा गया है कि उनकी स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, यानी 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की होती है। एक सेकंड में वो 7.9 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। तो याद करने वाला है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और एक चीज़ और, अगर आपने कोई सैटेलाइट बनाई तो हम क्या करते हैं, ये हमारे हाथ में होता है कि हम उसकी स्पीड, यानी जो उसका कक्षीय जो गति होगी वो हम स्टैब्लिश करते हैं, हम स्थापित करते हैं कि हाँ वहाँ जाने के बाद ये इतनी स्पीड में घूम लेगा। तो कैसे हम स्थापित करते हैं, एक फॉर्मूला है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी जो आपकी कक्षीय गति है उसका, कक्षीय वेग का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, यानी ओ जो है, वी ओ का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिट की वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है √g/r, यानी जी क्या है, त्वरण है ना, ये ग्रह की वजह से जो त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो होता है ये वो है। तो अगर आप किसी और ग्रह पे अपना उपग्रह भेज रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी स्पीड आपको वहां पे जाके कितनी स्पीड उसकी होगी। सॉरी मेरी गलती है, इसमें हम स्थापित नहीं करते पर हम निकाल सकते हैं कि वो कितनी उसकी वो कितनी स्पीड से घूम रहा है। कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, आपका फॉर्मूला है √g/r। आपको अगर मैं बात कर रही हूँ मार्स की, आपको मंगल ग्रह की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे आपने कोई अपना उपग्रह छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको ये बताना है उसकी स्पीड कितनी है। तो आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, उसका जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, इसका फॉर्मूला पता है ना हमको, gm/r², वहाँ से ये निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण त्वरण, उसकी त्रिज्या हमारे पास होगी, इनकी गुना करो, उसका रूट करो, आंसर आ जाएगा, ये होगी हमारी स्पीड। तो आपको क्या याद करना है, आपको ये वैल्यू याद रखनी है। और ये फॉर्मूला वैसे पूछा नहीं गया है लेकिन मैंने लिख दिया है ताकि आपके दिमाग में रहे, √g/r। ये था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, यानी किसी भी उपग्रह की कक्षीय गति। कक्षीय गति से याद रखना, कक्षा होता है रास्ता, तो कक्षा में जो गति होगी वो ऑर्बिटल स्पीड होगी। वो डिपेंड करेगी किस पे, ग्रह पे। उपग्रह के कुछ किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ ग्रह पे। ग्रह की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या और ग्रह से ऊंचाई, बस। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट, यानी किसी भी उपग्रह की क्रांति का अवधि। क्रांति मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में उसे कितना टाइम लग रहा है। तो जितना समय किसी भी उपग्रह को लगता है एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या फिर अवधि। तो आप देख सकते हैं, टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन इट्स ऑर्बिट, यानी एक उपग्रह द्वारा अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय। जब एक पूरा चक्कर हो गया तो इस समय को बोलेंगे समय अवधि या फिर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फॉर्मूला क्या होगा आप खुद सोचिए ना, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, ये कवर किया ना डिस्टेंस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं ना इसको। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन स्पीड, इस वाली स्पीड को हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले स्लाइड में पढ़ा, क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस बोलते हैं और स्पीड, तो स्पीड ऑर्बिटल स्पीड है, यानी कक्षीय
जो गति थी वो आएगी। तो ये फॉर्मूला है, ये भी कहीं पूछा नहीं गया है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन या फिर जो समय अवधि होती है क्या होती है। तो एक चक्कर लगाने की जो अवधि होगी उसे समय अवधि बोलेंगे या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन बोलेंगे। इट ऑल्सो डिपेंड्स, ये भी उस पर डिपेंड करेगी जो आपने पिछला पढ़ा, सैटेलाइट की हाइट पर डिपेंड करेगी। कैसे? जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ही ज़्यादा उसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होगा। मतलब पिछले बार तो ऐसा नहीं था, है ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस था उतनी स्पीड कम हो रही थी। लेकिन आप एक बात तो बताइए, अगर आपकी स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से आधे घंटे का दूरी थी लेकिन मेरी स्पीड कम हो गई तो आधे घंटे की बजाय मुझे सवा घंटा लग गया, आधा घंटा 15 मिनट लग गए। तो अगर स्पीड, मैंने आपको बताया था ना, जितना ज़्यादा रास्ता होगा उतनी ही गति कम हो जाएगी, लेकिन गति के कम होने से क्या हुआ, जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, टाइम है, वो बढ़ गया। तो जितनी ज़्यादा हाइट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। मतलब यह पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ये मैं अभी आपको बताया। जितनी अधिक ऊंचाई होगी क्रांति की अवधि उतनी ही अधिक होगी। आगे ये भी जो उपग्रह है उसके द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं करता। मतलब आप ये समझिए, ये सारी चीज़ें सैटेलाइट पे तो डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि जो उपग्रह है वो खुद से नहीं घूम रहा, वो पृथ्वी की वजह से घूम रहा है, तो सब कुछ पृथ्वी पे डिपेंड करेगा। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, याद करने वाला आ गया कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी की सतह के बहुत पास घूम रहा है तो कितने समय में वो पूरा कर लेता है? 1 घंटा 24 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है वो पृथ्वी का। तो ये याद रखना है, जो पिछली स्पीड थी वो कितनी थी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। जो अब टाइम है वो है 1 घंटा 24 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये है आपका, जी, ये है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमने सैटेलाइट तो पढ़ी है, हमने उपग्रह तो पढ़ा है, ये भू स्थिर यानी ये भू क्यों जुड़ गया इसके अंदर, या जियो क्यों जुड़ गया? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसका बहुत आसान है। अगर दो जने हैं, ये दो लोग हैं, ये चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, लेकिन ये आगे पीछे हैं, तो इन्हें, ये एक दूसरे को ना, इनको चलता हुआ दिखाई देगा, इसको ये चलता हुआ दिखाई देगा और इसको ये चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये दो लोग हैं। वैसे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ पे आओगे तो आप ये कहोगे नहीं मैम ऐसा नहीं है, ये तो हमें चलते हुए दिखाई देंगे, हमें पैर दिखेंगे। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ, आप ये समझिए कि आप पूरा एनवायरनमेंट आप छोड़ दीजिए, आप भी चल रहे हो, ये भी चल रहा है, और दोनों की बिल्कुल सेम स्पीड है, बिल्कुल सेम। तो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम तो साथ साथ हैं, मतलब ना तो वो चल रहा है ना मैं चल रहा हूँ। सेम ऐसा ही अगर सैटेलाइट के साथ हो, सेम ऐसा ही अगर उपग्रह के साथ हो। अगर पृथ्वी गोल घूम रही है, ये पृथ्वी ऐसे गोल घूम रही है, ऐसे ही इसके साथ एक सैटेलाइट है, वो भी इसी की स्पीड से प्रॉपर, मतलब पृथ्वी और जो उपग्रह है दोनों सेम स्पीड से एक साथ घूम रहे हैं। तो पृथ्वी को ये लगेगा कि उपग्रह नहीं घूम रहा, उपग्रह को लगेगा पृथ्वी नहीं घूम रही, और ऐसे उपग्रह को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भू स्थिर उपग्रह। तो अब आप ध्यान से समझते रहिएगा, अगर इफ सैटेलाइट रिवॉल्व्स इन इक्वाटोरियल प्लेन, इक्वाटोरियल प्लेन का मतलब बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल इक्वल प्लेन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब। तो अगर जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ही उपग्रह घूमे उसके बिल्कुल साथ, सेम उसके टाइम में, बिल्कुल उसकी स्पीड पे, तो ऐसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यदि उपग्रह भूमध्य रेखीय तल में पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है तो उसको हम बोलते हैं भूस्थिर उपग्रह। और ऐसे उपग्रह की समयावधि बिल्कुल पृथ्वी कितने टाइम लेती है? 24 घंटे। तो वो सैटेलाइट भी, वो उपग्रह भी 24 घंटे ही लेगा पूरा घूमने में। ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देते हैं, यानी पृथ्वी पे अगर कोई बैठा है उसको लगेगा कि वो स्टेशनरी बैठा है, इन द सेंस पृथ्वी को लेके अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप अर्थ को लेके कंपेयर करोगे उस सैटेलाइट को, आपको लगेगा दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों स्थिर अवस्था में है, दोनों में से कोई नहीं घूम रहा। सच सैटेलाइट्स अपीयर स्टेशनरी रिलेटिव टू द अर्थ। एक और चीज, अच्छा ये याद करने वाला है और ये भी याद करने वाला है, जब आपका जो सैटेलाइट हो, जो उपग्रह हो, वो जियो स्टेशनरी हो यानी भू स्थिर हो, मतलब अर्थ के साथ सब कुछ पृथ्वी के साथ हो रहा है,
तो उसकी जो कक्षा होती है उसको बोलते हैं पार्किंग ऑर्बिट। याद करने वाला है, मतलब रटने वाला ही है प्रॉपर, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हो ना कि जो जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी वर्ड आ गया मतलब रुका हुआ है, भू स्थिर में स्थिर वर्ड आ गया मतलब रुका हुआ है। तो अगर आपको रुकना है तो पार्किंग तो चाहिए ही चाहिए होगी, तो पार्किंग ऑर्बिट। एक और चीज, अगर ऐसी जो सैटेलाइट्स हैं, जो ऐसे उपग्रह हैं, वो लगभग कितनी ऊंचाई पे आपको देखने को मिल सकते हैं? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर पे आपको ऐसे उपग्रह देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका भूस्थिर उपग्रह के बारे में, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। इतना करना है, इसके ऊपर कुछ करने की नीड नहीं है, आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। चलिए, एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग, ये वैसे आसान है, और आसान तो अभी तक आई थिंक अगर कुछ हार्ड भी लगा होगा तो अगर एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे तो आपको वो आसान ही लगेगा। पलायन वेग, नाम से पता लग रहा है कि पलायन करना है, किसी को भागना है, तो बस उसे इतना वेग दे दें कि वो भाग सके। एस्केप वेलोसिटी किसी उपग्रह की, किसी भी चीज, उपग्रह तो नहीं, किसी भी पिंड को, किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम कितना वेग दें, कम से कम कितनी वेलोसिटी दें कि वो पृथ्वी से बहुत दूर चला जाए, मतलब वो उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र को तोड़ के बाहर चला जाए। जैसे भाई उपग्रह है, उपग्रह को तो इतना वेग देना पड़ता है कि वो उसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर अंदर रहे, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो गोल गोल घूम रहा है। लेकिन एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग क्या है कि कम से कम कितना वेग हम किसी पिंड को हम दे दें कि वो पृथ्वी या किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल को तोड़ के वो एकदम बाहर निकल जाए। यानी हम कितना कम, हम मिनिमम कितना फोर्स दें एक बॉडी को कि वो किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या फिर पलायन वेग। अब आप पढ़ के देखिए, minimum velocity with which a body should be projected from the surface of earth। अर्थ के सरफेस से कितने मिनिमम वेलोसिटी पे उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, फेंकना है, सो एज इट गोज आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ से वो दूर चला जाए, एंड नेवर रिटर्न टू अर्थ, और अर्थ पे कभी वापस ना आए। ये आपने एक चीज देखी होगी, कोई भी बॉडी की बात करूं या ग्रेविटेशन की बात करूं, पूरे चैप्टर में हर चीज जो डिपेंड करती है अर्थ पे या ग्रह पे डिपेंड करती है। आप जिस पिंड को फेंक रहे हो उस पर नहीं डिपेंड करती, आप जिस उपग्रह की बात कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करती, तो ये भी डिपेंड नहीं करेगी। ये उस ऑब्जेक्ट के ना तो मास पे डिपेंड करती, ना तो उसके द्रव्यमान पे डिपेंड करती, भारी है हल्का है फर्क ही नहीं पड़ता है, ना शेप पे, आकृति पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे, उसके आकार पे भी डिपेंड नहीं करती है, और ना ही डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में फेंक रहे हो, आप टेढ़ा फेंक रहे हो या फिर सीधा फेंक रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आपको उसको एक मिनिमम वेग देना पड़ेगा, न्यूनतम वेग जिसके साथ एक पिंड को पृथ्वी की सतह से प्रक्षेपित किया जाना चाहिए, ताकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और कभी भी पृथ्वी पर वापस ना आए। दूसरी चीज, पिंड के द्रव्यमान, आकृति, आकार उसके प्रक्षेपण की दिशा से स्वतंत्र होता है। तीसरी चीज, दूसरे ब्रह्मांडीय वेग के रूप में भी जाना जाता है, यानी सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी को सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी क्यों कहते हैं? कि किसी और कॉस्मिक यूनिवर्स में चला गया ऑब्जेक्ट, मतलब किसी और ब्रह्मांड में चला गया। ये लर्न आपको करनी पड़ेगी। पृथ्वी पे से अगर किसी को भगाना है तो उसे आपको ऑर्बिटल, ये एस्केप वेलोसिटी जो देनी पड़ेगी वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर, ये है जो लर्न करना है। मून का कभी पूछा तो नहीं गया बट मैंने लिख दिया, मून का है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। और एक और बात, आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी जो कक्षीय गति थी याद है, वो थी √gr, है ना। जो ये एस्केप वेलोसिटी है, जो ये पलायन वेग है, इसकी वैल्यू में बस 2 लगा देते हैं, √2gr। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर मैं इसमें √2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो जो आपका कक्षीय गति थी, जो सैटेलाइट घूम रहा था, उसको मिल जाएगी पलायन वेग, उसको ऑर्बिटल, इसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगी और वो सैटेलाइट भाग जाएगी। देखिए, एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं, अगर आप किसी भी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को √2 टाइम्स बढ़ा दो,
परसेंटेज में 41%, कई बार ये आ जाता है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़ देगी, कक्षा को छोड़ देगी, कभी वापस नहीं आएगी। सेम अगर किसी उपग्रह का कक्षीय वेग √2 गुना कर दिया जाए, ये 41% कर दिया जाए, तो उपग्रह कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से आए हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, बहुत जरा सी देर में हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ टाइड्स, यानी जो मैं ज्वार ही बोल रही थी, शायद ज्वार भाटा मैंने बोला था, जो मुझे याद था टाइड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो जो ज्वार आते हैं उनका मेन कारण क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। ये हम कर चुके हैं, आपको एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये नया है, ये मैंने पूरी वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया, बट अब हो जाएगा। Who among the following was the first to conclude that in vacuum all objects fall with the same acceleration g and reach the ground at the same time? मतलब कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने ये बताया था कि अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं और 2 वस्तुओं को फेंक दें तो दोनों सेम टाइम पे, सेम समय पे नीचे गिरेंगी? ये थे गैलीलियो गैलीली थे जिन्होंने ये चीज़ बताई थी। तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। आई होप आपको ये चैप्टर, जिन बच्चों को लग रहा होगा ये चैप्टर बहुत हार्ड है, पढ़ने की कोशिश की होगी तो उनके लिए कुछ आसान हुआ हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको अपडेट्स चाहिए एसएससी के रिगार्डिंग, रेगुलर अपडेट्स चाहिए, तो आप बिल्कुल चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। और ये चीज़ है प्लेलिस्ट, आपको पता है मैं हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आपको वीडियोस, आपको कुछ लेक्चर छूट गया है, आपको कोई वीडियो देखनी है, तो आप बिल्कुल प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।